मेरी 14 साल की बहन मानो उसी के खून से नहाई हुई थी, पूरी खून से लथपथ। माँ माँ चिल्ला रही थी। उसका पति भी कमरे से बाहर आकर चिल्लाने लगा, कैसी लड़की है, कुछ आता जाता नहीं, गंवार कहीं की। हमारी सास भी उसे देख उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपने बेटे से कहने लगी, गेलिया यह क्या किया, मर मुरा गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन को सीने से लगा रखा था। मेरी छोटी बहन सीमा लगातार रोई जा रही थी। कहने लगी, जीजी मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से उसे बाथरूम तक लेकर गई, क्योंकि वह तो सीधे से चल भी नहीं पा रही थी। मैं बड़ी बहन थी और बेबस थी। उसे कैसे समझाती कि हमारे पीहर जाने का मतलब हमारे भाई की बर्बादी है, क्योंकि हमारी शादी ही शर्तों की बुनियाद पर थी। मेरा बड़ा भाई 24-25 का हो चुका था, हालांकि उसकी उम्र इतनी नहीं थी। उम्र तो मेरी ज़्यादा थी, मैं 20 की थी, लड़की थी ना, इसीलिए। हम दोनों भाई बहन के लिए रिश्ता देख रहे थे, तभी इस परिवार से मुलाकात हुई। इस परिवार को भी अपने 2 बड़े बेटों के लिए लड़कियां और एक छोटी बेटी के लिए लड़का चाहिए था। मेरे बड़े भाई और उस लड़की का रिश्ता तय हो चुका था, और मेरा उसके सबसे बड़े भाई के साथ, जो 32 साल का था, उम्र उसकी ज़्यादा थी, मैं उसे पसंद नहीं कर रही थी। और जानते हैं ना आप, जिन दीवारों में छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं, वहाँ अक्सर बेटियाँ पाली जाती है। जब ऐसे लोगों का स्वार्थ चरम पर होता है तो इन्हीं बेटियों को कुर्बान भी होना पड़ता है, और मैं भी वही थी। पर किस्मत तो एक भयानक खेल खेलने वाली थी। बस अब शादी और सगाई की रस्में बाकी थीं। एक दिन मेरा होने वाला पति मुझसे मिलने घर आया था, और इसी समय मेरी छोटी बहन सीमा, जिसे हम प्यार से लाड़ो कहते थे, जो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, वह उछलती कूदती हंसती गाती घुटनों तक स्कूल की स्कर्ट पहन रखी थी, मुझसे लिपट गई। उसे देख न जाने मेरे होने वाले पति में एक हवस की आग जाग उठी। उसने मेरे साथ शादी करने से मना कर दिया और मेरी छोटी बहन सीमा के साथ ही शादी करने की जिद करने लगा। उसके माँ बाप को उसकी बात मानी, क्योंकि बस वही तो उनका कमाऊ पूत था। पर हमारे घर में थोड़ा चिंता का विषय बना, पर भाई की शादी को लेकर अंततः अब हम दोनों बहनों को कुर्बान होने के लिए शादी के लिए राजी होना पड़ा। मेरा विरोध करने पर मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि वह उसे 18 साल के होने के बाद ही ससुराल भेजेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी छोटी बहन की शादी उसके साथ और मेरी शादी उसके छोटे भाई के साथ कर दी गई। एक सौदा किया था हमारे माँ बाप ने, एक लड़की लो बदले में 2 लड़कियाँ दो। हमारे माँ बाप और भाई अपनी बेबसी को लेकर बैठे थे, और हम अपनी बेबसी को। मेरी माँ ने हमारी विदाई के समय मुझे फिर समझाया कि वह बड़ा और समझदार है, छोटे बच्चे को हाथ तक नहीं लगाएगा, पर वह पहली रात एक खूनी रात बन जाएगी, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। ढोल बजाकर बड़ी शान और शौकत से समाज द्वारा अनुमति थी, एक लड़की एक ही रात के अंदर एक औरत बना दी गई, और उसकी प्रक्रिया बड़ी भयानक थी। उसके माथे का सिंदूर पूरे ललाट पर फैला हुआ था, आंसुओं ने काजल को पूरे चेहरे पर मल रखा था, बिखरे बाल, होठों की लालिमा फैल चुकी थी। एक रात पहले ही तो उसे खूबसूरत सजाया था, और एक ही रात में उसकी खूबसूरती, चाहे तन की हो या मन की, एक रस्म के नाम पर बर्बाद हो चुकी थी। इसके दोषी वे सभी थे, चाहे वो पैदा करने वाले हो या चाहे जीवन संगिनी बनाकर लाने वाले हो। जैसे तैसे वह दिन गुजरा, पर मेरी छोटी बहन अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि फिर वही काली रात आ गई। उसका पति जब सीमा के कमरे में आया तो मुझे बाहर जाने को कहा। मैं वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसके घाव देखे थे, जिसे देख मेरा कलेजा भी काँप गया। सीमा डर के मारे मुझसे लिपटी हुई थी, मानो आज तो मेरी बड़ी बहन मुझे इससे बचा ही लेगी। पर जैसे जैसे उसका हमारी तरफ कदम बढ़ाना, हम दोनों बहनों के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। मेरे कदम वहीं टिके रहे। वह मुझे देख जोर से चिल्लाया, निकल यहाँ से, समझ नहीं आता। मैं फिर भी वहीं खड़ी थी। मेरी बहन ने मुझे और कसकर पकड़ लिया, अपना चेहरा मेरी आड़ में ऐसे छुपाती मानो उस आदमी की नज़र उस पर ना पड़े। पर उसने मेरा हाथ पकड़ कमरे से निकाल दिया। मेरी बहन ने अभी तक मेरा हाथ पकड़ रखा था, पर एक ही झटके में
वह हाथ छुड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसकी चीखें, मानो ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर दूंगी। तभी सांस आकर बोली, तो चिंता मत कर, शुरू शुरू में दर्द रहेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी मेरा पति भी मेरा हाथ पकड़ मुझे कमरे में ले गया। सुबह कोई मुझे मीरा मीरा कहकर पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुन मैं उठ बैठी, इस विचार के साथ कि क्या सीमा के साथ कुछ हो गया। बुरे विचारों को सोचते हुए मैं अपने बिखरे कपड़ों को समेटती हुई कमरे से बाहर आई। सीमा आज तो बेसुध सी पड़ी हुई थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। अभी उसके घाव ताज़ा ही तो थे, वह फिर लहूलुहान थी। सास मुझे बोली, जल्दी से तेरी बहन के दूसरे कपड़े बदल। जब कपड़े बदले तो बस उस शरीर में सांसें थीं, सिर्फ सांसें। मैं भी रोई जा रही थी, अपनी बहन को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर बस वह मुझे अपनी आंखें खोल एक बार देखती और फिर आंखें बंद कर देती। बस बार बार एक ही शब्द, घर जाना है। अब उसे कैसे बताती कि हमारा घर तो कभी कहीं था ही नहीं। कौन सा घर? हम तो बस किराएदार थे। कभी सुना है बेटी का घर, कभी सुना है बहू का घर? ना बेटी का घर होता है ना बहू का घर, होता है तो बस बेटों का घर, पतियों का घर। जहाँ रहते हैं वहाँ तब तक ही रह सकते हैं जब तक 2 वक्त की रोटी का काम नहीं कर लेते। हर दिन अपने पति से आबरू लुटाकर यह 2 वक्त की रोटी बहुत कड़वी लग रही थी। सीमा को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे। सास लगातार अपने बड़े बेटे पर चिल्ला रही थी, छोटी है, यह प्यार से इसके साथ, अब देखना जाने क्या होगा। पुलिस डॉक्टर सभी पूछेंगे, क्या जवाब देंगे। मुझे घर पर ही रखा, यह कहकर कि हम देख लेंगे। मैंने कहा मुझे अपनी बहन के साथ रहने दो। सास भी कुछ ना बोलने की शर्त पर मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो नर्सों की भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। एक नर्स मेरे पास आई और पूछा, किसने किया उसके साथ यह सब? तभी पास में खड़ी सास बोली, क्या किया? पति है उसका, हक है उसका। तभी एक नर्स चिल्लाकर बोली, बुढ़िया तू तो चुप ही रहे, ये पुलिस केस है, ये लड़की अभी नाबालिग लगती है। दूर डॉक्टर और मेरे जेठ और पति में काफ़ी देर तक बातचीत चल रही थी। कुछ ही देर में ले देकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी और अंत में पैसों की जीत हुई। 1-2 दिन तक उसी अस्पताल में रहने के दौरान मेरे माँ बाप भी आए मिलने को। माँ बोली, तू सोचना भी मत वहाँ आकर रहने की, तेरी भाभी और भाई बड़े मज़े से रह रहे हैं, वहाँ आकर आग लगाने की मत सोचना, तेरा इकलौता भाई है। माँ, अब छोटी बहन को ले जाओ अपने साथ। वह नर्स भी बोल रही थी, अभी बहुत छोटी है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं रहूँगी ससुराल में, जो कुछ भी सहना होगा मैं सहूँगी। 4 दिन पहले वह अपनी सहेली के साथ दौड़ भाग कर रही थी, खेल रही थी। आज वह अस्पताल में पड़ी हुई है। मैं अपना हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, ले जाओ इसे यहाँ से। मैं गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, पर मेरा यह सब कहना व्यर्थ था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे की खुशी प्यारी थी, वह भी हमारे कंधों पर। मुझे लग रहा था दुनिया सचमुच बहुत स्वार्थी है, सभी को अपना हित प्यारा था। लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, सिर्फ अकेली। पर मेरी बहन अकेली नहीं थी, उसने किसी से भी मदद नहीं मांगी सिवाय मुझसे। मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ कहा, मैं इसके साथ हूँ हमेशा। तभी एक नर्स मेरे पास एक रोशनी की किरण लेकर मेरे पास आई। वह मुझसे बोली, 2 दिन बाद यह डिस्चार्ज हो जाएगी, उसी नर्क में भेजेगी अपनी बहन को। मैंने कहा, हमने हमारे माँ बाप से मदद मांगी थी पर उन्होंने मना कर दिया, अब हम कर भी क्या सकती हैं। नर्स ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। यूपी में एक गांव में मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उनका एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस को संभालने के लिए कोई चाहिए, रहने के लिए छत और तनख्वाह मिलेगी। ज़्यादा तो नहीं दे सकती पर गुजारा अच्छे से हो जाएगा। यदि तुम हाँ कहो तो तुम्हारा टिकट करवाऊँ, सोच कर बताना। आज तुम्हारी बहन की सांसें चल रही है, क्या पता अगली बार फिर आए तो शायद। डॉक्टर तो पैसे ले लेगा और फिर सब कुछ शांत भी हो जाएगा, शायद तुम्हारी बहन भी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, कल तक जवाब दे देना, क्योंकि दूसरे दिन तुम फिर अपने ससुराल ही जाओगी। डर लग रहा था कि मैं अपनी बहन के साथ कैसे भाग सकती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास एक ऐसा अवसर भी आएगा। एक लाइन है, अपनों पर भरोसा करके खूब देख लिया, अपनों पर भरोसा करके खूब देख लिया, कभी गैरों पर भी भरोसा करके देख लेते हैं।
चोट बहुत तन मन पर खाई है अपनों से, चोट बहुत ही तन मन पर खाई है अपनों से, चलो गैरों से चोट खाकर भी देख लेते हैं। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी बगावत पर उतर जाऊं। तभी मेरी सास आई। वह बोली, अब तेरा जेठ इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसे समझा दिया है, इसे दवाई दे देंगे जिससे इसकी तकलीफ़ नहीं होगी। 2-3 महीने में तो सारी चिंता ही खत्म है। तू भी तेरी बहन को समझा देना। उसकी बातें सुन मेरी बहन की बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे दोबारा वहाँ नहीं ले जाना चाहती थी और दूसरी तरफ भाई की शादीशुदा ज़िंदगी, इन दोनों में उलझी हुई थी। मेरी आंखों के सामने छोटी बहन का दर्द था। माँ भी तो अपनी बेरुखी दिखाकर चली गई। क्या मैं भी ऐसे ही हो जाऊं? वह नर्स भी मेरे पास फिर आई मेरा फैसला सुनने, पर यह डर कमबख्त सिर्फ डराने का काम कर रहा था। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सीमा को होश आ चुका था। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका पति भी आ गया। उसे उसी दिन डिस्चार्ज करवा दिया। उसके कान में बोला, 7 दिन तक तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसने उसे बिस्तर से उतरने को कहा और अपने साथ घर चलने को कहा। हम दोनों बेमन से उसके साथ चल पड़ी। सीमा अभी भी दर्द से जूझ रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। सीमा का पति बोला, जल्दी चल। उसका हाथ पकड़ खींचने लगा, जिसके कारण उसे और तकलीफ़ हो रही थी। सीमा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। वह जैसे आगे कदम बढ़ाना ही नहीं चाहती थी। उसकी नज़रें मुझे किसी उम्मीद से देख रही थी। वह बोली, अपने घर चलो। वह नर्स भी पास ही में खड़े खड़े हमें देख रही थी। हाँ सीमा, हम अपने घर चलेंगे। मैंने सीमा के पति से कहा, 5-7 दिन के लिए हमें माँ के घर जा आते हैं। सीमा के पति ने साफ मना कर दिया। मैंने फिर कहा, अच्छा 1 दिन के लिए, कल हम आपके घर आ जाएंगे। वह बोला, कल सुबह सुबह आ जाना, और उल्टा सीधा बोलता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। मैं नर्स के पास गई। मैं कुछ बोलती उससे पहले वह बोली, अपनी बहन का ध्यान रखना, इसे फिर से स्कूल में डालना। टैक्सी बाहर खड़ी है। सीमा के सिर पर हाथ रख कर कहा, दुखों को याद करके वहीं रुकते नहीं हैं, बल्कि यह तो इंसान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह तुम्हारी ज़िंदगी है, खुलकर जियो। मैं तुम दोनों बहनों को यहाँ की खबर देती रहूँगी। उन्होंने हमें एक कीपैड वाला फ़ोन दिया। हम टैक्सी में बैठ वहाँ से निकल पड़े। वह सारे रिश्ते छोड़ आगे की तरफ बढ़ चले, जिन्होंने हमारे जीवन के बदले हमारी कुर्बानी मांगी थी। हमारी तो वैसे भी वहाँ कोई पहचान नहीं थी। ऐसे में हमारा गुम होना शहर वालों के लिए तो नहीं, लेकिन घर वालों के लिए भूकंप का काम कर रहा था। जब हम उस फार्म हाउस में पहुँचे तो वह हरियाली से भरपूर था। बड़े बड़े पेड़, खुशबूदार फूलों के बाग, फलों के बाग। बुज़ुर्ग दंपति जिन्होंने हमारे सिर पर हाथ रखा और हमें अपने घर में प्रवेश दिया। हमें एक माँ बाप और मिल गए थे, जहाँ उन्होंने हमें अपनी प्यारी बेटियाँ मान व्यवहार किया। जहाँ प्यार मिलता है वहाँ प्यार ही लुटाया जाता है। ऐसा लगा मानो किसी स्वर्ग में आ गए थे। सीमा बहुत खुश थी और मैं सीमा को देखकर। वह अम्मा बोली, तुमने सीमा की बड़ी बहन और माँ दोनों का फ़र्ज निभाया है। कुछ समय बाद सीमा के सारे घाव भर चुके थे। वह फिर से स्कूल जाने लगी थी और आम के पेड़ों पर झूला लगा उछलती कूदती वह फिर से अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। यही तो हमारा स्वर्ग था, हमारी दुनिया भी। शायद यही हमारा घर था, हमारा घर। राधे राधे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।